हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का। वेंडिंग मोमेंट क्या होता है और एक बीम के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, और पेपर का नाम तो आप लोगों को याद है ही, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। वेंडिंग मोमेंट क्या होता है? वेंडिंग मोमेंट, कितना शानदार नाम है, वेंडिंग मोमेंट। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में बोला जाता है वंकन आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वंकन आघूर्ण, यानी कि वल आघूर्ण का दूसरा नाम वंकन आघूर्ण। वाह यार, क्या कहने वाले हैं। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब वल आघूर्ण किसी पिंड को मोड़ने की कोशिश करता है तो उसे हम वेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ए भैया, जब बल आघूर्ण किसी पिंड को मोड़ने की कोशिश करता है तो उसे वल आघूर्ण कहते हैं। हाँ कहते हैं, डेफिनेशन बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा ना वही पेपर में आपको लिख के आनी है। असल में क्या होता है कि आप लोगों ने कपड़े बहुत धोए होंगे। चलो कपड़े नहीं धोए, कपड़ों को निचोड़ा जरूर होगा। अब जैसे कपड़ों को आप निचोड़ते हो ना, तो इस तरह का कपड़ा, मान लो ये कपड़ा आपके हाथ में, आपने एक फोर्स ऐसे लगाया, एक फोर्स आपने ऐसे लगाया, इसको बोलते हैं वल युग्म। और ये वल युग्म इस पिंड को, यानी कि इस कपड़े को घुमाने की कोशिश करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वल आघूर्ण कहते हैं। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। यानी कि जब किसी पिंड को, ध्यान देना, जब किसी पिंड को बाहरी वल आघूर्ण लगाकर मोड़ा जाता है, ठीक है, तो पिंड के भीतर प्रत्यानयन वल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वेंडिंग मोमेंट कहते हैं। ओके, और ये जब वेंडिंग मोमेंट होता है साम्य अवस्था में, ये वेंडिंग मोमेंट जो होता है वो बाहरी वल आघूर्ण के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। और यही डेफिनेशन मैं लिखवाने वाला भी हूँ, क्योंकि यही डेफिनेशन हमारे काम में आएगी। ध्यान देना, यानी कि जब किसी, फोकस करें बोर्ड पर, जब किसी, ठीक है, जब किसी पिंड को, ठीक है, जब किसी पिंड को बाहरी, ठीक है सर, जब किसी पिंड को बाहरी वल आघूर्ण, जिसको टॉर्क कहते हो आप, बाहरी वल आघूर्ण, ठीक है सर, बाहरी वल आघूर्ण लगाकर मोड़ा जाता है, ठीक है सर, लगाकर मोड़ा जाता है। ओके, लगाकर मोड़ा जाता है, ठीक है भैया, मोड़ा जाता है, ठीक है। तो पिंड के भीतर, ओके सर, ओके, पिंड के भीतर, ठीक है, पिंड के भीतर प्रत्यानयन, ध्यान देना बेटे, पिंड के भीतर प्रत्यानयन वल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो सर? उत्पन्न हो जाता है, ठीक है सर, उत्पन्न हो जाता है, जिसे वेंडिंग मोमेंट कहते हैं। क्या बात है यार, जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी भैया, जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं? जरा यार बताओ मुझे कि ये छोटी सी डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी। अच्छा, इसे शो किस चीज़ से करते हैं? कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जिसे हम इसे शो करेंगे कैपिटल बी फोर्स से वेंडिंग, तो इसे हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे कैपिटल बी से दर्शाता है। हाँ, एक पॉइंट अभी और है, ठीक है, ये मैंने परिभाषा लिख दी कि इस, जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, साम्य अवस्था में बेंडिंग मोमेंट वल आघूर्ण के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं इक्विलिब्रियम में पहुंचता हूँ साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था में, इस पर ध्यान से देखना इसको, साम्य अवस्था में जो वेंडिंग मोमेंट होता है, कौन सा बेटे? साम्य अवस्था में जो बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो बल आघूर्ण के बराबर होता है, मतलब टॉर्क के बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, होता है, परंतु कैसे होता है? विपरीत होता है। ये लाइन 100 रुपये की है, ठीक है, परंतु विपरीत होता है। ओके, ठीक है सर। तो ये हमने बेंडिंग मोमेंट पढ़ लिया कि यार बेंडिंग मोमेंट है क्या? तो बेंडिंग मोमेंट टॉर्क ही होता है, लेकिन किसी पदार्थ के भीतर उत्पन्न। ओके, चलिए, तो जब किसी पिंड को बाहरी बल आघूर्ण लगाकर मोड़ा जाता है तो पिंड के भीतर प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। और साम्य अवस्था में बेंडिंग मोमेंट बल आघूर्ण के बराबर होता है, परंतु कैसा होता है बेटा? विपरीत होता है। ये वेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन आपको याद हो गई। सो कैसे करते हैं इसको? हम इसे कैपिटल वी से दर्शाते हैं, ठीक है, एम राइट? ओके सर,
इसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो प्रूफ करने वाले हैं बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बीम। समझ गए, बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बीम। डाल दो हेडिंग, डाल दे रहा हूँ हेडिंग, लो। ठीक है सर, ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, मैजिक मोमेंट नहीं है, कभी मैजिक मोमेंट समझो इसको, ये बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बीम। ठीक है बेटे, बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बीम। ठीक है, चलिए, तो एक बीम को हिंदी में कहते हैं दंड या छड़ बोल दो, कोई दिक्कत ना। तो बहुत सारे केस में आपने देखा होगा बैंड हुआ, मान लो ये मेरे पास कोई बीम है तो इसको आपने बैंड करके देखा होगा, बीच में से थोड़ा सा मुड़ा हुआ देखा होगा इस टाइप से। ये तो नॉर्मल घटनाएं होती हैं, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले मेरे पास एक फिगर है, लो, इस बीम की ये अनुप्रस्थ परिच्छेद मैंने ले लिया। चलिए इतने में आ जाएगा, हाँ सर इतने में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा इसको हटा के मैं इधर ले रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा लूँगा, चित्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि यार आप लोग मेरे साथ हो तो घबराओ मत। ये है मेरे पास, तो यहाँ ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो। एक मेरे पास अनुप्रस्थ परिच्छेद है, माना हम मान लेंगे, माना यह है क्या है, एक बीम का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस होती है mn। ठीक है बेटे, ये इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस है m, और ये क्या है मेरे पास n है। ठीक है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। कपड़े को कितना भी मोड़ो, कितना भी घुमाओ, उसकी न्यूट्रल एक्सिस जो है, यानी कि उदासीन अक्ष पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना वो घटेगी और ना वो बढ़ेगी, उसकी लंबाई सेम रहेगी। लेकिन जो इसके ऊपर होगी ये वाली, इसकी लंबाई घट बढ़ सकती है मोड़ने पर। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया बेटे ए और बी। क्या बोल दिया मैंने इसको, ए और वी। ठीक है, लाइन पर फोकस करना, और एक छोटा सा खंड लेना है जिसका नाम दे दिया मैंने कितना, डी ए। ये हो गया मेरे पास लघु अवयव, यानी कि लघु अवयव का क्षेत्रफल। तो जरा लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये जो है ये तब की कंडीशन है जब आपने बीम को नहीं मोड़ा है, यानी कि बेंडिंग से पूर्व की कंडीशन ये है हमारी, बेंडिंग से पूर्व, यानी कि बेंडिंग से पहले ये है, बेंडिंग से पहले ये। अब जब बेंड करोगे सालों को लगाओ, फोर्स लगाओ, मोड़ दो हल्का सा ऐसा करके, यहाँ लगा दो ना फोर्स, ऐसे करके फोर्स लगा दो तो ऐसे मुड़ जाएगा। ये नीचे से लगा दो तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। ये जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा चीज़ पे, ये थोड़ा सा प्यार हुआ है, और ये बड़ा डा चल जाए हमारा, ऐसा कर दिया मैंने इसको। ठीक है बेटा, ये कर दिया मैंने। ये वाला कोण में दूंगा थीटा, और मैंने क्या बोला आपसे कि न्यूट्रल एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ध्यान देना, ये m ऐसी रहेगी, इसको मैं m डैश बोल सकता हूँ, इसको मैं n डैश दे सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी बेटा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी। इसके ऊपर मैं ये वाला एक्सिस ले रहा हूँ, और फिर मेरे पास एक पॉइंट ये है, ये भी मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे पास ए और बी मैंने इसको माना, तो मेरे पास ए बी ऐसे रहेगा। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना इस चीज़ को। ये है मेरे पास कौन सी एक्सिस बेटा, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की लंबाई ना घटेगी ना बढ़ेगी, इससे आपको बिल्कुल नहीं बोलना। तो लाइन पे ध्यान देना, इनको बोला था तंतु। एक तंतु इसका ये हो गया, एक तंतु ये हो गया, एक तंतु हमारा ये हो गया, एक तंतु ये हो गया। ठीक है, इन सबको तंतु बोला जाता, यानी कि ये रेशियो हो गए इसके। ठीक है, यानी कि यहाँ हमें एक बात सोचने की है, तो तंतु की लंबाई निकाल लें, जो ये मेरे पास तंतु ए बी है। ठीक है, इस तंतु की लंबाई निकाल लें, तो तंतु की लंबाई जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, एम एन के बराबर होगा। कब, जब आपने इसको बैंड नहीं करा। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको डैश कर लेते हैं, इसको बी डैश कर लेते हैं। तो बेटा लाइन पर ध्यान देना, तंतु की लंबाई यानी कि तंतु की प्रारंभिक लंबाई निकाल लेता हूँ मैं, तंतु की प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अभी मैंने बैंड नहीं करा इसको, तंतु की प्रारंभिक लंबाई मैंने बिल्कुल भी इसको बैंड नहीं करा अभी। ठीक है, तो लंबाई L बराबर, ठीक है, जितनी ये होगी उतनी हमारी ये होगी। दिखाई दे रही है ना दोनों भुजाएं सेम, हाँ सर सामने दिखाई दे रही हैं। ए बी बराबर मेरे पास कितना हो गया बेटे, एम एन, और एम एन किसके बराबर है मेरे दोस्तों, ये बराबर है, देखो यहाँ से ये जो न्यूट्रल एक्सिस आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है बेटे, आर है, और इंटू ए ये। ठीक है, ये मैंने आर मान ली। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस मैंने कितनी मानी है, आर मान रखी है। तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, चाप बराबर
यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, तो कोण गुणा त्रिज्या, ठीक है। तो कोण गुणा त्रिज्या ये नॉर्मल में आ गई, ठीक है। अब बात यह है कि तंतु की अंतिम लंबाई निकालो। जब बेंडिंग आपने कर दिया तो वो देखते हैं। तो ये जो है ना, ये बेंडिंग के बाद है, ये क्या बेटे, बेंडिंग के बाद की कहानी है, ये बेंडिंग के बाद की कहानी है, ठीक है। तो तंतु की प्रारंभिक लंबाई इतनी है, तंतु की अंतिम लंबाई और निकाल लिया हूं मैं, तंतु की अंतिम लंबाई जब मैंने इसको बेंड कर दिया, ठीक है। तो तंतु की अंतिम लंबाई मेरे दोस्तों कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी तंतु की अंतिम लंबाई। देखो कितनी वृद्धि हुई, क्योंकि मैंने क्या बोला कि न्यूट्रल एक्सिस में ना वृद्धि होगी ना घटेगा, लेकिन जो ये तंतु आप ए भी देख रहे हो इसकी लंबाई, ठीक है, घट भी सकती है और बढ़ भी। देखो पहले इतना था, अब कितना बड़ा हो गया, ये इतना हो गया, तो मतलब कितना अंतर आ गया इन दोनों में। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरे दोस्तों वो हो जाएगी जेड, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, जेड हो गई, ठीक है। तो अब मुझे इस आर में ये वाला जेड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ये हो जाएगी आर प्लस के जेड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जेड है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे पास आर है। तो जब मैं लंबाई निकालूंगा तो बेटे मेरे पास आ जाएगा, क्या नाम है इसका, ए डैश बी डैश, ठीक है सर, ए डैश बी डैश। बेटा ये हो जाएगी तुम्हारे पास आर प्लस के जेड, आर प्लस के जेड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस के जेड इंटू थीटा। कोण सेम रहेगा, कोण से हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलो लंबाई में परिवर्तन निकाल लेता हूँ मैं, कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई में जब मैं परिवर्तन निकालूंगा डेल्टा एल की वैल्यू, तो ए डैश बी डैश में से मैं घटा दूंगा कितना बेटा, ए बी घटा दूंगा, ठीक है। चलिए अब ए डैश बी डैश कितना है, आर प्लस के जेड कितना है, ये थीटा हैगा मेरे पास, माइनस के ए बी कितना है बेटा, यहाँ पे ये ए बी कितना है, आर थीटा हैगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसकी कर दे रहे हैं सर, आर थीटा प्लस के जेड थीटा माइनस के आर थीटा। अब आर थीटा से आर थीटा मेरे पास कट गया, जेड थीटा मेरे पास आ गया, और जेड जो है, जेड क्या है तुम्हारे पास, ये लंबाई में हुई वृद्धि है, ये ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से यहाँ तक बेंड करने पर कितनी वृद्धि हुई है, वो है हमारा जेड, कि कितना हो गया हमारे पास, जेड वृद्धि हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अनुदैर्ध्य विकृति का नाम आपने सुना है कभी, सर सुना है। तो बेटा अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, भैया, अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला निकालने के लिए डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो डेल्टा एल का मान कितना है मेरे पास, जेड थीटा आया, ठीक है साहब, और प्रारंभिक लंबाई कितनी आई है मेरे पास, आर थीटा आई है। तो थीटा से थीटा मेरे पास क्या हो गया, कट गया, तो जेड अपॉन आर मेरे पास क्या आ गया, ये अनुदैर्ध्य विकृति आ गई। अच्छा ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति आ गई, तो मैं यहाँ से यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला लगा दूँ। बाई क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ध्यान देना, लिख दूँ, चलो लिख दे रहा हूँ मैं, यंग प्रत्यास्था, अरे यार गलत लाइन हो गई, ऐसे लिख लो उसको, प्रत्यास्था, ठीक है बेटा, गुणांक, ठीक है सर, यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई बराबर आपने पढ़ा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, बटा अनुदैर्ध्य विकृति, बटा अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ये फॉर्मूला पढ़ रखा ना आपने, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, बहुत पहला पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल मतलब बल बटा मतलब बल बटा क्षेत्रफल, जो दाब होता है ना वही प्रतिबल होता है, बस अंतर होता है दोनों में। तो बल बटा क्षेत्रफल, तो हमारा लघु अभी अब हम कितना मानेंगे बेटे, इस लाइन पे ये कितना है मेरे पास, डी ए हैगा, ठीक है, ये कितना है मेरे पास, डी ए, तो एफ बटा डी ए, ठीक है, और अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति जेड बटा आर, जेड बटा आर। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, अब बोलो, कर दे रही हूँ, पहला आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका ज़रा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जिसको आप इतना डिफिकल्ट समझते हो, कुछ नहीं होता इसमें, कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा पॉइंट है, आराम से कवर कर लो। चलिए देखते हैं, अब इनको ऊपर नीचे कर दो, बाई बराबर, देखो ये हो जाएगा मेरे पास एफ बटा कितना बेटा, डी ए आ गया सर, और आर को ऊपर ले जाओ, ठीक है सर, और जेड को मेरे पास नीचे ले आओ। हमें निकालना है एफ का मान, तो एफ का मान जब निकालोगे तो बाई गुणा जेड, ठीक है, और अपोन में आर और इंटू डी ए, ये फोर्स का मान आ गया। अच्छा बल अगुण निकाल लूँ भैया, टोर्क निकाल लूँ, टोर्क, क्योंकि बल अगुण तो बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है साम्य अवस्था में, मैंने शुरू में लिखवा दिया।
तो बल अघूर्ण जब निकालोगे कितना बेटे, डी टो का मान निकालोगे, क्योंकि एरिया छोटा है तो बल अघूर्ण भी छोटा लगेगा, तो डी टो, डी टाउ बोल दे चलो मैंने इसको, डी टाउ, तो बल गुणा विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ है, जेड विस्थापन हुआ, ठीक है। चलो मान लगा दो, एफ का मान लगा दो, बाई जेड अपॉन आर, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। अच्छा कुल बल अघूर्ण निकाल लूँ, कुल बल अघूर्ण, ये बता बेटा कुल बल अघूर्ण कैसे निकाला जाता है। कुल बल अघूर्ण निकालने के लिए टाउ बराबर, ठीक है, समाकलन डी टाउ हो जाएगा, ठीक है। और डी टाउ का मान, क्योंकि देखो बाई आर हमारा ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये बाई जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक है और आर जो है हमारा क्या, रेडियाई है, त्रिज्या है। तो अंदर क्या रहेगा मेरे पास, अंदर रह गया जेड स्क्वायर डी ए, ठीक है, ये आ गया इतना हमारा। चलिए अब जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा। चलिए देखते हैं बाबू, तो इजी टॉपिक है नहीं है। तो ये हमारा टो का मान आ गया। अब बता दो मैं साम्य अवस्था में क्या होता है भैया, साम्य अवस्था में जो बल अघूर्ण, जो बेंडिंग मोमेंट होता है हमारा, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेंडिंग मोमेंट वो बल अघूर्ण टो के बराबर होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसको मैंने बोल दिया V, ठीक है, और जो मेरे पास टोर्क होता है TORQE, ये बराबर होता है मेरे पास किसके बेटे, टो के, यानी कि इन दोनों साम्य अवस्था में दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो B बराबर कितना आ गया, बाई अपॉन आर समाकलन जेड स्क्वायर, और कितना का बेटे मेरे पास DA, और इसको हम मान सकते हैं कितना, आई डैश, कितना मान लेंगे बेटे, आई डैश, जहाँ आई डैश क्या है, ये जहाँ आई डैश जो है मैंने अपना फॉर्मूला ये वाला आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, ठीक है। अब लिख दो जहाँ आई डैश क्या, समाकलन जेड स्क्वायर DA, ये क्या है बेटा, ये है, ठीक है, ऐसे लिख लो, जया, ठीक है, मितीय, ओके, जया मितीय जड़त्व अघूर्ण, जड़त्व, ज्यामितीय जड़त्व अघूर्ण, ओके ओके, ठीक है। अच्छा आई डैश का मान एक और फाइन हो जाता है, आप चाह रहे हो तो आई डैश का मान और रख सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ ज़्यादा बड़ा, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे इस चीज़ को। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये, अरे कुछ भी ना है इस टॉपिक में, बेवजह में हेड़ा काटे फिर रहे हो कि इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है। अब आई डैश की जगह एक चीज़ और भी रख सकते हो आप, और वो आई डैश हमारा हो सकता है इस समय पाई r⁴ अपॉन 4, ठीक है। ये क्या है, ये वृत्ताकार परिच्छेद के लिए आई डैश का मान है, वृत्ताकार परिच्छेद के लिए, परिच्छेद के लिए। अच्छा ठीक है, आई डैश की वैल्यू और एक फाइन कर सकते हो यहाँ पे, आई डैश बराबर होता है VDQ अपॉन में 12, जहाँ B क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पर B जो है वो है चौड़ाई, ठीक है, और D क्या चीज़ है यहाँ पर, D जो है वो मोटाई या लंबाई, ठीक है, मोटाई या गहराई या लंबाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया इसको ऐसे ही, ठीक है। तो और ये किसके लिए है, आयताकार परिच्छेद के लिए है, आयताकार परिच्छेद के लिए है, ठीक है, आयताकार परिच्छेद के लिए हैं ये, एम राइट, ओके। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बीम के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने प्रूव कर दिया, पेपर में आता, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।